स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी कि जो पेपर यूपी पुलिस के हो चुके हैं उनमें से हम आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस बना के देंगे। तो आज उस कड़ी में हमारी पहली क्लास है जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन 28 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। ये पेपर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये है वो पेपर बच्चों, और इस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो क्वेश्चंस हमने हूबहू बोर्ड के ऊपर उतारे हुए हैं। तो जो बच्चे आज कक्षा में जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो सबसे पहले क्या करें कि इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे उतार लें। अगर आपके पास ये क्वेश्चंस पहले से मौजूद हैं तो आप इनको तुरंत करना शुरू कर दें। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको और समझा के आप आंसर से मिलान कर लेना। उससे पहले एक और बात आप लोगों को बतानी है। जितना जितना एग्जाम की डेट आपके निकट आ रही है बेटा, उतना ही सर्दी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो एक सवाल पूछा गया था पीसीएस की परीक्षा में, जीएस में पूछा गया था कि सवाल लिख दे रहा हूं मैं, शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो मेरे बच्चों, ये सवाल जीएस में पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था, प्री एग्जाम में। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका अर्थ है पानी। इसका उत्तर क्या है? पानी या जल। इंग्लिश में कहेंगे तो वाटर मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। शरीर के तापमान को जल नियंत्रित करता है। ठीक है बेटा। तो परीक्षा में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो वैसे ही वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। तो ठंड बढ़ती जा रही है तो शरीर के तापमान को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो आप क्या करोगे? अपने दिनचर्या में जल पीने की मात्रा को बढ़ा देना। ठीक है बेटा। जिस समय मैं आपकी क्लास ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे कमरे में कोई हीटर लगा हुआ नहीं है और मैं स्वेटर में खड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैं प्रतिदिन जल ज्यादा सेवन करता हूँ। ठीक है बेटा। तो आप लोगों के बॉडी की गर्मी बनी रहेगी, तैयारी आराम से कर पाओगे। किस कारण से? पानी पीने के कारण। तो पानी की मात्रा बढ़ा देना। आइए सीधे क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इस पेपर के अंदर 24 क्वेश्चन आए थे जिनमें एक गलत था। वो एक गलत क्वेश्चन मैंने हटा दिया है। 23 क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंदर ऐसे ही बोर्ड के ऊपर लिखे हुए मिलेंगे। शुरू से शुरू करते हैं। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। तो सबसे पहले सवाल को समझ के हम गणित की भाषा में लिखते हैं। उसे कहा है 256 का वर्गमूल निकालना है, इनकी गुणा करनी है, 16 का वर्गमूल निकालना है और जो प्राप्त होगा उसका भी आपको वर्गमूल निकाल देना है। तो बेटा 256 होता है 16 का, गुणा ये होता है 4 का। अब इनका वर्गमूल निकालना है तो 16 का वर्गमूल आ गया 4 और 4 का आ गया 2, उत्तर आ गया 8। जिस बच्चे ने कर लिया है मिलान कर लेना, उत्तर 8 आ गया है। सवाल नंबर 2 कुर्सियां और एक मेज। तो हमने क्या किया? कुर्सी को मान लिया x और मेज को मान लिया y। का मूल्य 170 रुपए है। 5 कुर्सियां और 4 मेज 530 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। तो एक कुर्सी की लागत क्या है? तो बेटा हमने कुर्सी को क्या मान लिया? x, यहां पे देख लो, और हमने मेज को क्या मान लिया? y। तो क्या लिखेंगे आप? 2x प्लस वाई बराबर 170। फिर क्या लिखेंगे आप? 5 कुर्सियां और 4 मेज, 5x प्लस 4y बराबर कितने रुपए की है? 530 रुपए की। तो क्या करेंगे? कुर्सी का मूल्य निकालना है यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर कर लो, इसको 4 से गुणा कर दो। 4 दूनी 8x प्लस 4y बराबर 7 चौका 68 यानी कि 680। घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे खत्म, ये बचेगा माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस 150। माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, x बराबर 150/3, 3 पंजे 15, उत्तर आ गया आपका 50 रुपया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। जल्दी से उतार लीजिए, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। 25 क्वेश्चन की क्लास को ज्यादा से 35-40 मिनट में खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर आया था 8, इसका आया है 50। एक्स के पास बैंक खाते में 90 रुपए 53 पैसे का शेष है। वह 67 रुपए 14 पैसे जमा करता है तथा 70 रुपए 16 पैसे की निकासी कर लेता है। अब उसके खाते में शेष राशि क्या है?
तो बेटा सवाल क्या है, 90 रुपये 53 पैसे है उसके पास, प्लस जमा कितना कर रहा है वो, 67 रुपये 14 पैसे, 67.14, और घटा कितने रहा है वो, 70 रुपये 16 पैसे। ठीक है, फटाफट जोड़ते हैं, 3 और 4 7, 5 और 1 6, 7 9 6 15 माइनस 70 रुपये 16 पैसे, 7 में 6 गया, 1 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 7 का 7 ही 7 और 15 में 7 गया 8, 87 रुपये 51 पैसे आपके पास शेष आपके खाते में बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका 3। क्वेश्चन नंबर 4, इतनी सी जगह में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो कंपटीशन के अंदर आते हैं, और मैं अभी आपको पूरे मेथड से बता रहा हूं, अगर मुझे खुद को करना पड़ जाए तो इससे भी कम जगह में हो जाएगा। चलिए 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6, सॉरी गलत सवाल उतार दिया मैंने, सवाल नंबर 4, दो संख्याओं का मैं से दिया है 2 और ले से दिया है उसे 72। ठीक है बेटा, तो उसने क्या कहा है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है, तो यहां पे लिख लो बड़ी संख्या बराबर छोटी गुणा 2 प्लस 2, और साथ में ये भी कहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इस 72 को उठाओ फटाफट, टुकड़े कर दो, 2 से गया 36 बार, 2 से गया 18 बार, 2 से गया 9 बार और 3 से गया 3 बार। फैक्टर क्या बन गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, पहले उठाइए 2, अब 2 का 2 गुना 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6, एक संख्या हो गई आपकी, एक हो गई आपकी 6। तो क्या इन 2 और 6 का एलसीएम 72 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा गलत। इसके बाद 2 दूनी 4, ठीक है, अब 4 का दुगुना, 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 4 और 10 का अगर मैं एलसीएम निकालने लगूं 72 नहीं आएगा, कितना आएगा 20 आएगा। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो एक संख्या हो गई हमारी 8, अब 8 गुणा 2 यानी कि 16 प्लस 2 कितना हो गया मिला के बेटा 18, तो 8 और 18 इनका एलसीएम आएगा हमारा 72, और इनका मैसेज जो आएगा इनका एचसीएफ वो कितना आएगा आपका 2, तो छोटी संख्या कितनी होगी बेटा आपकी 8 हो गई। ठीक है, सवाल नंबर 4 का आंसर हो गया आपका 8। सवाल नंबर 3 का आंसर है 87 रुपये 51 पैसे। ठीक है, करते जाइए आप, मुझसे आगे आगे करते जाइए, साफ कर दें, तुम बता दो भाई। ठीक है, जिस समय क्लास रिकॉर्ड हो रही है बेटा, इस समय जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलिए 4/5 अनुपात 12/10 समानुपात x/6 अनुपात 9/2। क्या करेंगे, अनुपात को बटे में लिख लेते हैं, 4/5/12/10 बराबर x/6/9/2। ठीक है बेटा, अब ये 10 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 4 गुणा 10/5 गुणा 12 बराबर x गुणा 2/9 गुणा 6। वैल्यू x की निकालनी है ना, काट छाट एक साथ ही कर लेंगे, 4 गुणा 10 गुणा ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ, 9 गुणा 6 बटे 5 गुणा 12 गुणा ये 2 आएगा यहाँ पे, और बराबर हो गया आपका x। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म, 5 दूनी 10, तो x बराबर 9 दूनी कितना आ गया बेटा 18। सवाल खत्म हो गया आपका। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं, वीडियो को रोक के उतार भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, $800 का गुणा 85%। बेटा एक बार लिख के बता देता हूं आपको, इसे मैं हटा दूंगा अभी। ये निशान हटाने के लिए बटे में 100 लिखना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे इसको, 85/100 गुणा 120/100 गुणा 40/100। जीरो साफ कर लीजिए पहले, 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, इतना काम हो गया। अब 5 से काट दो, 5 से कट गया 17 बार और 5 से कट गया 20 बार। समझ में आ गया, 4 तिया 12 और 4 पंजे
20। अब क्या करेंगे, 17 दिया 8 गुणा 51/5, 8 एकन 8, 8 पंजे 40/5। अब क्या होगा, 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5, 5 छंग 30, 81.6 आपका आंसर आ गया। सवाल खत्म हो गया। जो मुझसे पहले कर रहे हैं आंसर का मिलान करते चलो बेटा। ये पेपर सन 2019 में जो पेपर हुआ था, जनवरी 2019 में, ये वो पेपर है जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं। साफ कर दूं इसको, चलिए। छह सवाल हमारे हो चुके हैं, 7वें पे आ जाइए। लागू होने वाली कुल छूट प्रतिशत क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट प्रदान की जाती है। ठीक है बेटा, 20% की छूट एक है और 10% की एक है, तो हम अमाउंट मानेंगे 100। छूट काट दो तुरंत, कितना बचा 80%, फिर दूसरी छूट काट दो, कितना बचा आपके पास 90%, 10% छूट काट दी, तो क्या हो गया ये आपका 100 गुणा 80/100 गुणा 90/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 अट्ठे 72 बचा आपका। ठीक है बेटा, ये आंसर नहीं है, गलती मत कर देना। इस 100 में से 72 घटा दो, 100 माइनस 72 कितना आ गया आपके पास 28% की एकल छूट आपको इन दो छूट के बराबर बैठेगी, 20% और 10% की दो छूट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 प्राप्त होता है। तो बेटा सवाल नंबर 8, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। बच्चे को याद है फॉर्मूला, तो क्या करोगे, ब्याज की जगह लिखो 440 बराबर मूलधन कितना बताया उसने 1000, दर आपको पता नहीं है, समय है 5 वर्ष का और बटे 100। इन दो जीरो से तुरंत ये दो जीरो काट दो, 440 बटे ये 10 भी नीचे आ जाएगा और ये 5 भी नीचे आ जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका दर। जीरो से जीरो उड़ाओ, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, यानी कि दर आ गई आपकी 8.8%। 8.8%। कर लीजिए, मुझे उम्मीद है बहुत तेजी से करते जा रहे होंगे आप लोग, और जिन बच्चों को मैथ थोड़ा कम आता है उनके लिए मैं पूरे तरीके से करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 9, उस कालावधि, पहले इस कालावधि को समझे बेटा क्या है ये, आज हिंदी ही पढ़ाया था तुम्हें। कालावधि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है काल और दूसरा है अवधि। ठीक है, तो यहां पे जब ये ए हटता है तो आ का डंडा बन जाता है और इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं इसको, दीर्घ संधि। ये आपकी मैथ्स के साथ साथ हिंदी की क्लास हो गई। कालावधि में दीर्घ संधि है, काल अवधि। काल अवधि का अर्थ हो गया समय। वह कालावधि यानी कि समय ज्ञात कीजिए जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। चलो बेटा, चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को सबको पता होगा, A = P × 1 + R/100 की पावर n। अब जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, तो उन्हें सबको बता देता हूं। ए है यहां पे चक्रवृद्धि मिश्रधन। अभी मिश्रधन भी समझाऊंगा क्या होता है। P है यहां पे मूलधन, R है यहां पे दर और n है यहां पे समय। ठीक है बेटा, और मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, इसे कहते हैं मिश्रधन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, मिश्रधन ही बना लो। 1000 रुपए का मिश्रधन है प्लस 331 रुपए का ब्याज है, तो मिला के कितना हो गया 1331। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए फटाफट। 1331 बराबर 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना बताया उसे 10/100 और निकालना क्या है आपको n। ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा छेड़खानी मत करना, बहुत आसान सवाल दिया है उन्होंने। 1331/1000 बराबर 1 जमा, काट के देख लें, 10 का 10 है, 11/10 बन जाएगा। ये घात कितना हो गया n। अब इसे 11 की घात में कन्वर्ट करके देखो कितनी घात बन रही है।
तो ये बनेगा 11 की घात 3 और ये बनेगा 10 की घात 3। तो अब देखो दोनों साइड में हो गया 11/10 की घात n और 11/10 की घात 3। तो n बराबर कितना आ गया आपका बेटा 3 वर्ष। ये बहुत आसान सवाल है, जब इसको सीख जाओगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, इसे उठाओ फटाफट, इसमें ऐड कर लो, कितना हो गया 1331। अब ये देखना है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग है पूर्ण घन है, पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन। तो 11 का घात 3 बराबर कितना होता है 1331। तो घात 3 होने में आ गया तो उत्तर लिखा गया। ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दी और ये आपको मैंने तरीका भी बता दिया। तो जिसे जैसे समझ में आ जाए वैसे कर लेना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10। तीन साझेदार ABC A/B/C बराबर किस अनुपात में 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। 4:5:6। तो A बराबर हो गया बेटा आपका 4x, B बराबर हो गया आपका 5x और C बराबर हो गया आपका 6x। अब आगे क्या कहा उसने, C का हिस्सा A से 200 रुपए अधिक है। ये जो C को पैसे मिल रहे हैं ये A से 200 रुपए अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ 6x - 4x बराबर 200। तो कितना हो गया बेटा आपका 2x बराबर 200 और x बराबर 200/2 यानी कितना आ गया 100। अब सवाल पढ़ेंगे। सवाल में क्या कहा है, उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल यानी कि टोटल। तो कुल लाभ कितना है हमारे पास 4, 5, 9 और 6 15x। तो 15 गुणा x बराबर 15 गुणा 100 यानी कि 1500 रुपए। जिन बच्चों को गणित में कमजोरी है उन बच्चों के हिसाब से भी मैं इस क्लास को बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या क्वेश्चंस को उतार लीजिए। अब इसको आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। अब ये आगे क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। इनमें 2 प्रश्नों के ऊपर मैंने ऑप्शन भी लिखे हुए हैं बेटा। इस पेपर में कुल 18 प्रश्न थे। इस पेपर में कुल 18 प्रश्न थे जिनमें से एक क्वेश्चन जो है वो गलत आया था, तो वो मैंने हटा दिया है। चलिए, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं तथा 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। यदि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% लाभ होना चाहिए। चलिए बेटा, पहले देख देते हैं दर क्या होता है। दर का मतलब होता है एक। तो उसे कहा 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, तो क्या लिखेंगे 7 वस्तुओं का मूल्य बराबर 10 गुणा 7 यानी कि 70 रुपए। उसके आगे कहा 11 की दर से 9 वस्तुएं, तो 9 वस्तुओं का मूल्य बराबर 11 की दर से 9 ली थी, 11 9 99 रुपए। इसके बाद 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं, तो क्या लिखेंगे 14 वस्तुओं का मूल्य 15 रुपए की दर से है, 14 वस्तुएं हैं, 15 चौका 60 का 0 हाथ से लगे 6, 15 के 15 6 21। कुल खर्च, कुल मूल्य 9 9 7 16 17 का 7 हाथ से लगा 1 379 रुपए। वस्तुएं कितनी हो गई बेटा 7 और 9 16 4 20 का 0 हाथ से लगे 2 30 वस्तुएं। लाभ कितना लेना है 20%। तो क्या करेंगे 379 का 120%, ये लाभ सहित कुल मूल्य आ जाएगा। चलिए, 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 379 का 120%, यानी कि 379 गुणा 120/100। इसलिए एक वस्तु का निकालना है ना आपको, वस्तु का विक्रय मूल्य, इसे भी ले आओ साथ में, एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। 379 गुणा 120/100 और यहीं पे लिख दो गुणा में 30। ठीक है बेटा, 30 चौक 120, 4 नम 36 का 6 हाथ से लगे 3, 4 7 28 3 31 का 1 हाथ से लगे 3, 4 तिया 2,
4 तिया 12 और 2 1416 बटे 100। मैंने काट छाट इसलिए नहीं की थी क्योंकि 100 से भाग करना आसान होता है। क्या लिख दोगे आप? रुपये 14 16 पैसे। 14 रुपये 16 पैसे की एक वस्तु बेच लो, आपको 20% लाभ हो जाएगा। कुल मूल्य के ऊपर निकालना होता है। दोबारा से समझ लो, 7 वस्तु लेके आया तो 10 रुपए के हिसाब से 70 रुपए की, 9 वस्तु लेके आया 11 रुपए के दर से 99 रुपए की, 14 वस्तु लेके आया 15 के हिसाब से 210 रुपए की। कुल कितने रकम खर्च कर दी? 379 रुपए। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना परसेंट लाभ लेना है? 20%। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 379 का 120%। ये विक्रय मूल्य हो गया। ये 30 वस्तुओं को बेचना है उसको, तो 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये आपका आ गया। एक वस्तु का निकालना हो तो 30 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल के 14 रुपये 16 पैसे आ गया। ठीक है बेटा, वीडियो रोक के मैं स्पेस छोड़ देता हूं, वीडियो रोक के आप इसका सॉल्यूशन उतार सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके मोबाइल का डाटा, मोबाइल का जो स्टोरेज है उसे फिल करने की जरूरत नहीं है। वीडियो दोबारा भी देख सकते हो। ए और बी 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में तथा ए और सी 24 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो बेटा जब भी ये कार्य और समय वाले सवाल आए ना, तो अपने आप को कांस्टेबल या पुलिस वाला मान लेना और इस सवाल को अपने आप चोर मान लेना। क्या मानोगे? चोर। तो थाने में लाते ही पहला काम क्या करना है? उल्टा लटका दो और ताबड़तोड़ लट बजाओ। सीधा रखोगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे उल्टा लटकाना है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 12 दिन में। तुरंत उल्टा उल्टा लटका दो। कितना हो गया? 1/12। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। तो कर दो 1/16। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं बेटा? 24 दिन में। तो कर दो 1/24। ठीक है, तीनों मिलने की बात कर रहा है तो इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। ये बन गया आपका 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/16 प्लस 1/24। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल दो फटाफट। a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसका एलसीएम आ गया 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। ये बन गया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 3 7 2 9/2 गुणा 48। तो यानी कि आ गया इसके, अब इसको सीधा करके रखना है, ध्यान रखना। 9/96। उल्टा लटकाया था, जवाब लेना है तो सीधा बिठाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? 96/9। 3 से काट दो 3 तिया 9 और 3 से काट दो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32/3, 3 1 3, 10.66 दिन। या आप लिख सकते हो 10 सही 2/3 दिन। जो भी ऑप्शन में दे रखा हो उसी को टिक कर देना, आपका आंसर निकल के आ गया। जो कार्य और समय के सवाल हैं इनमें एक्सपेरिमेंट मत करना। परीक्षा के अंदर ऐसे सवाल आते हैं जो उलझा लेते हैं, तो उलझने वाले काम मत करो। केवल एक ही टेक्निक अपनाओ कि जब इस तरह का सवाल आ जाए तो उल्टा करके लटकाओ, ताबड़तोड़ मचाओ डंडा, और उसके बाद जब सीधा करके बिठाओगे, यहां मैंने सीधा करके बिठा दिया इसको, तो तुरंत इसने जवाब दे दिया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है। यदि यात्रा के पहले आधे भाग को वह 21 किलोमीटर में तथा दूसरे आधे भाग को वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा गति से करता हो तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? चलो बेटा फटाफट ये बनाओ। आधी यात्रा हो गई x और आधी हो गई x। ठीक है, अब यहाँ पे चाल है उसकी 21 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे चाल है उसकी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय दिया हुआ है, टोटल समय 5 घंटे। ठीक है बेटा, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो पहली आधी दूरी x किससे चली? 21 से, प्लस दूसरी आधी दूरी x किससे चली? 24 से। कुल कितना समय लग गया आपका? 5 घंटे। 21 गुणा 24 ही लिख लो इसको, एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। 24x प्लस 21x बराबर 5। 24 और 21, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 65x बराबर 5 गुणा 21 गुणा 24। x बराबर 5 गुणा 21 गुणा 24 बटे, मैंने गलत नहीं जोड़ दिया, 45 है। 45, 5 नम 45, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56। एक्स की वैल्यू आई है, उत्तर नहीं आया। ये ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा आपको।
चौकस रहना इस चीज से। कितना आया 56। तो बेटा ये हो गया आपका 56 और ये हो गया आपका 56। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हो गई आपकी 112 किलोमीटर। सवाल खत्म। एक्स की वैल्यू निकालते ही आंसर मत लगाना, सवाल की आखिरी लाइन पढ़ना। ठीक है, उसने कहा कुल दूरी कितनी है, ये तो आधी निकली है ना बेटा 56। तो 56 और 56 मिला कितनी हो गई? 112 किलोमीटर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूं। साफ कर दूं? दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। एक रेलगाड़ी ए हो गई, दूसरी हो गई बी। गति का अनुपात कितना है? 5:6। तो इसकी चाल हो गई आपकी 5x और इसकी हो गई आपकी 6x। इतना काम तो हम सवाल लिखते ही कर देते हैं। उसने कहा यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर जाती हो, तो बेटा चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है 450 किलोमीटर जा रही है और कितने घंटे में जा रही है बेटा? 5 घंटे में। तो इसकी चाल आ गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी? दूसरी की। यानी कि 6x बराबर 90 और x बराबर 90 बटे 6। 3 दूनी 6 और 3 से कट गया आपका ये 30 बार। 2 से कट जाएगा 15 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15। अब इसे उठा लो। a बराबर 5x यानी कि 5 गुणा 15 कितनी आ गई बेटा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। आसान है ना बिल्कुल। जब आप सीख जाओगे तो और भी तेजी से कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये चैप्टर है, इनके साथ साथ मैं चैप्टर के वीडियोस बना के भी डाल रहा हूँ। प्रतिशतता तक डाल चुका हूं मैं। पहले चैप्टर से प्रतिशतता तक, आयु संबंधी प्रश्न, घातांक और करनी, संख्या पद्धति, ठीक है, औसत, ये सारे चैप्टर की वीडियोस बना के डाल चुका हूं। अब लाभ हानि इसके साथ साथ ही पड़ेगी। ठीक है, तो जिन बच्चों को ज्यादा अभ्यास करना है, सीखना है, वो उन कक्षाओं को लगातार देखना, चैप्टर वाली कक्षाओं को। एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 गुना है। फटाफट बनाओ बेटा। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। चौड़ाई हो गई x, ये हो गई आपकी 3x। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर हो तो क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। यह समझाने के हिसाब से बता रहा हूं बेटा। 3x गुणा x। क्षेत्रफल कितना बताया उसे? 768। यहां को लिख दो फटाफट। ये हो गया आपका 3x² बराबर 768 और x² बराबर 768 बटे 3। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छः 18। तो x बराबर √256 यानी कि x बराबर आ गया आपका 16। ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया आपका 16 और ये हो गया 16 48। परिमाप क्या होता है? परिमाप, तो बेटा परिमाप निकालने के दो तरीके, या तो फार्मूला याद कर लो या परिमाप को समझ लो। अगर आप यहां से चल के ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो और वापस लौट के यहीं आ जाओ, तो इसे परिमाप कहते हैं। अगर ये त्रिभुज है, आप यहां से चलो, यहाँ आओ, लौट के वापस आ जाओ, तो इसे परिमाप कहते हैं। यानी कि सारी भुजाएं जोड़ दो, परिमाप कहलाता है। तो ये 48, ये 16, ये 48 और ये 16। लिखो फटाफट। 48 + 16 + 48 + 16। 8 6 14, 14 और 8 22 और 6 28 का 8 हाथ से लगे 2 4 6 1 7 4 11 और 1 12, 128 मीटर आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना बेटा? ध्यान से देखते हुए चलो। अब ये सवाल बहुत जबरदस्त, पूरे पेपर में एक यही सवाल ढंग का आया था। तीन अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर तथा C इकाई के स्थान पर है। इसे ABC रूप में पुनः लिखा गया तथा 7 11 13 के लहसे से विभाजित कर दिया गया। परिणाम क्या होगा? तो परिणाम में भी इसने ABC मांगे बेटा, नंबर नहीं मांगे, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन लिख दिए थे। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझ लो। उसने कहा 3 अंकों की एक संख्या ABC है। मैंने एक संख्या ले ली 1 2 3, ABC। ठीक है, पलट के ले सकते हो 3 2 1। ठीक है, ये ना लेना चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो 2 3 4, बदल के भी ले सकते हो।
3 5 7। ठीक है, कोई सी भी इनमें से एक जो मन करे वो 3 अंकों की संख्या उठा लो। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से उठाते हैं 3 5 7 से। अब इसे उसने क्या कहा, मैंने लिखा इसको 3 5 7 3 5 7, ऐसे करके मैंने लिख दिया ABC ABC। अब इसने कहा 7 11 13 के एलसीएम से भाग किया गया, तो 7 11 और 13 का एलसीएम निकालो। 7 11 और 13 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम आएगा इनका गुणनफल। लेसे 7 गुणा 11 गुणा 13, 13 सत्ते 91, सॉरी 11 सत्ते 13 सत्ते 91, ऐसे लिख लो, गुणा 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1, 11 99 100, लेसे कितना आ गया इसका 1001। अब उसे कहा इससे हमने इसे भाग किया, 3 5 7 3 5 7 को आपने भाग कर दिया 1001 से। 3 बार पढ़ा पड़ जाएगा बेटा, तो क्या पढ़ोगे आप 3003, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 5, 5 उतार लीजिए। अब पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा 5 बार, 5005, ये बचा 0, ये बचा 0, ये बचा 7, अब ये 7 उतार दिया तो ये आ गया 7, 7007, पूरा कट गया, उत्तर आ गया 3 5 7। अब वो 3 5 7 क्या था हमारा, 3 5 7 था ABC, ABC, तो क्या बचा हमारे पास ABC। आपका पहला उत्तर आ गया। मैंने 3 5 7 लिया था, आप 2 3 4 लेके भी देख सकते हो, 3 2 1 लेके भी देख सकते हो, जिस तरीके से भी रखोगे 3 2 1 3 2 1 या 1 2 3 1 2 3 या 2 3 4 2 3 4, ऐसी संख्या बना लो और इसको जो है 1001 से भाग करके देख लो, आंसर हमेशा यही निकल के आएगा 234 या 321 या 123। ओके बेटा, उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, एक 5 अंकों की संख्या 2 4 7 x और 8 है, भाग किससे हो रही है 44 से। 44 के 2 फैक्टर करो, 11 गुणा 4, तो एक शर्त है 11 से कटनी चाहिए, दूसरी शर्त है 4 से भी कटनी चाहिए। तो पहले 11 को चेक कर लेते हैं बेटा, यहां से कुदाओ यहां को, 2 + 7 + 8 कितना हो गया मिला के 17, 4 और यहां पे x, 4 + x। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं तो या तो ये आना चाहिए बेटा 0, कितना आना चाहिए 0, ये आना चाहिए 11, ये आना चाहिए 22, ये आना चाहिए 33। अगर ऐसा कुछ आएगा तो 11 से कट जाएगा। अब यहाँ पे x की जगह पे अगर मुझे 17 बनाना हो तो 13 रखना पड़ेगा बेटा, मगर 13 में तो यहाँ पे पूरी संख्या आएगी, हमें तो केवल एक अंक रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हमें घटाया कितना लाना है यहाँ पे 11, तो 17 - 11 कितना हो गया बेटा 6, तो 4 + x का मतलब क्या हो गया 6, 4 + x बराबर हो गया 6 और x बराबर आ गया आपका 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। ठीक है, अब 4 से कटने का कैसे पता लगेगा, तो आखिर के 2 अंक उठा लो, 2 अंक क्या हो रहे हैं 28, अगर वो 4 के पहाड़े में आ रहे हैं तो कट जाएगी, नहीं आ रहे हैं तो नहीं कटेगी। तो यहाँ पे जो रिप्लेस होगा वो क्या होगा बेटा 2 होगा। जिन बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई है वो ठीक है, नहीं आई हो तो मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक पूरी क्लास बना के डाली हुई है संख्या पद्धति में। ठीक है बेटा, संख्या पद्धति में उस क्लास को देख लेना, उसमें मैंने इसको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सबसे कटने वाले संख्याओं को मैंने बताया है 11 से कटने वाली कि हम किस किस तरीके से इसको ढूंढ लेते हैं। तो बच्चों ये आपका 2019 का पूरा पेपर गणित का मैंने करके आप लोगों को समझा दिया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तैयारी के साथ साथ ठंड बढ़ेगी मगर हिम्मत नहीं हारनी है मेरे बच्चे, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।